नमस्कार। एस एन सिंह जीएस क्लासेज में एस एन सिंह का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज मैं जीएस के कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले कि आज के जो तारीख है 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने, श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी शपथ लिए थे प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको शपथ दिलाया था और आज उनके कार्यकाल का 9वें वर्षगांठ है। और 9वीं वर्षगांठ 9 वर्षों में, पिछले 9 वर्षों में हर क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, चुनौतियां भी हैं, आलोचनाएं भी हो रही है। लेकिन आज हम चर्चा सिर्फ विदेश नीति के मोर्चे पर करेंगे कि मई के महीने कूटनीतिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहा। विश्व में भारत का डंका बजा और विश्व के लोग ही मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। तो 19 से 24 मई तक प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे। जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और 3 सम्मेलन, 49वें G7 और चौथे क्वाड सम्मेलन में हिरोशिमा में भाग लिए। और हालांकि चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन चूंकि कर्ज अदायगी के संकट सुलझाने को लेकर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति संक्षिप्त यात्रा पर आने वाले थे, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द करके G7 की बैठक हिरोशिमा में ही आयोजित हुआ। और 5वां जो क्वाड का सम्मेलन G7 का तो होना ही था, क्वाड का सम्मेलन में भाग लिए। और अगला क्वाड सम्मेलन 2024 में भारत में होगा। इसके बाद वे तीसरे फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे सम्मेलन में भाग पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोर्सबी में शिरकत की। और इसके बाद इटली के सिडनी शहर में गए। वहाँ एरेना स्टेडियम में 20,000 भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। इस तरीके से भारत की विदेश नीति और सम्मेलन की चर्चा हाल के दिनों में रहा चर्चा में। लेकिन क्या महत्वपूर्ण रहा पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विश्व में भारत की गूंज, भारत की विदेश नीति के नए आयाम, और बाकी जो सम्मेलन हुए ये पीटी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा सकता है। और हाल के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे टीचर का एग्ज़ाम हो, दरोगा का हो या बीपीएससी मेंस, पीटी मेंस का हो, तो सबसे पहले कि तो भारत की विदेश नीति की जहाँ तक सवाल है, भारत की विदेश नीति परस्पर हित, परस्पर आदर, परस्पर सम्मान पर आधारित है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के स्टेडियम में ये बात भी कहा था। तो भारत कहता भी है कि भारत की विदेश नीति तटस्थता पर जरूर आधारित है, लेकिन पहले और आज की विदेश नीति में बुनियादी फर्क ये है कि भारत अब आँख दिखाकर नहीं, आँख झुकाकर नहीं, आँख में आँख मिलाकर बात करता है। आज भारत की विदेश नीति का यही रूप है। और विश्व में वे परस्पर धुर विरोधियों के साथ भी भारत संवाद रखता है। अगर जेलेंस्की से हिरोशिमा में मिलते हैं तो पुतिन से भी मिलते हैं, और शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भी मिलेंगे भारत में। उसी प्रकार हर जगह धुर विरोधियों के साथ भी भारत का संबंध है। विश्व भारत को आशा की दृष्टि से देखता है, विश्व की समस्याओं से निपटने में भी भारत के योगदान को समझता है।
तो भारत की विदेश नीति में बहुत सारा बात लिखा जाएगा, लेकिन आज हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। तो सबसे पहले G7 क्या है? विकसित औद्योगिक सामरिक शक्तियों का एक मंच है। 7 सदस्य हैं: अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान। शुरू में G6 ही था। ये फ्रांस के पेरिस में रेम्बुई नामक जगह पर इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, विश्वव्यापी तेल संकट के चलते। और उसके बाद आगे चल कर के 1976 में कनाडा शामिल हुआ तो G7 कहलाया। 1998 में रूस शामिल हुआ तो G8 कहलाया। लेकिन 2014 में क्रीमिया पर अटैक किया, क्रीमिया को मिलाया, इसके चलते रूस को निकाल बाहर किया गया। लेकिन G7 में भारत को भी एक विशेष देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। और उसमें इस बार के जो भारत को पहली बार नहीं बुलाया गया है, 2019 से लेकर के 2023 तक लगातार बुलाया जाता रहा। 2019 में मोदी को फ्रांस में बुलाया गया था। 2020 में पेंडेमिक था, इसीलिए अमेरिका में होना था, लेकिन वर्चुअल हुआ। इसके बाद 2021 में कार्निवाल ब्रिटेन में हुआ। इसके बाद 22 में टोक्यो में हुआ, 22 में जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ, वहाँ भी गए। और 2023 में हिरोशिमा में हुआ, वहाँ भी ये गए। लेकिन यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि G7 की बैठक में पहला प्रधानमंत्री जिसे G7 में बुलाया गया था, तो 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया गया था, ये याद रखिए। अब G7 में भारत ने 10 सूत्री एजेंडा पेश किया। किस तरीके से भारत अपना पक्ष रखा, ग्लोबल साउथ के समस्या को रखा, जलवायु परिवर्तन की स्थिति को रखा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन इत्यादि जो समस्याएं आई है उस पर भारत ने अपना पक्ष रखा है। अब तो यहाँ क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है कि G7 और भारत की भूमिका। इसके बाद चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ। तो चौथा क्वाड, तो क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 2004 के सुनामी के बाद जापान से ही ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्षेत्र के रूप में इसकी बात चर्चा हुई। लेकिन 2007 में प्रधानमंत्री तत्कालीन जो अब दिवंगत है शिंजो आबे, जापानी प्रधानमंत्री की पहल पर क्वाड्स का गठन हुआ। और इसके बाद इसका ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से चीन ने इंडो पैसिफिक इलाके में या विस्तार कर रहा है, या उसकी विस्तारवादी नीति है, या पेंडेमिक को जिस तरीके से विस्तार किया एक तरह से चीन ने, उसको लेकर के चीन पूरे विश्व में एक विलेन के रूप में उभरा। और इसके चलते क्वाड की प्रासंगिकता और बढ़ती गई। और इस क्षेत्र की सुरक्षा की बात, क्योंकि हिंद प्रशांत दुनिया के व्यापार के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इसीलिए शांति, स्थिर, कानून सम्मत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्वाड की अहमियत बढ़ गया। और इसका पहले मंत्रिय स्तरीय बैठक ही होता था, लेकिन पहला शिखर सम्मेलन हेड लीडर मिलते थे। तो पहला क्वाड शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ मार्च 2021 में। फिर सितंबर 2022 में व्यक्तिगत रूप से मिले वाशिंगटन में। चारों नेता मिले, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, 4 देश हैं। और इस प्रकार तीसरा सम्मेलन टोक्यो में हुआ मई 2022। और चौथा ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन स्थगित हो गया। और वहीं पर हिरोशिमा में हुआ क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन। और इस प्रकार इस सम्मेलन अगला होने वाला है भारत में। तो क्वाड शिखर सम्मेलन में स्थिर, शांत और कानून सम्मत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने वाले क्षेत्र के रूप में हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्र में शांति के लिए एक पहल की गई। इसको हर हालत में बरकरार रखा जाएगा। क्वाड में यही चर्चा हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को वहाँ से पापुआ न्यू गिनी पहुँचे। और वहाँ पर पापुआ न्यू गिनी में
तीसरा इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन सम्मेलन में सह अध्यक्षता किए जेम्स मरापे के साथ, जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। अब पिफिक है क्या? तो पिफिक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में फिजी की यात्रा पर थे तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इन 14 प्रशांत देशों के साथ मिल करके एक समूह बनाया 2014 में, और पहला पिफिक सम्मेलन फिजी में ही नवंबर 2014 में हुआ। इसके बाद दूसरा 2015 में जयपुर में हुआ, और तीसरा अभी पोर्ट मोर्सबी में हुआ, जो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। अब वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सूत्रीय एजेंडा दिया, और उस 12 सूत्रीय एजेंडा में योग ध्यान केंद्र से लेकर चिकित्सा सुविधा से लेकर बहुत सारे सहायता के पिटारा खोले। उसी में उन्होंने एक ये भी कहा कि पापुआ न्यू गिनी में एक जयपुर फूड का कैंप लगेगा। अब यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है, एक जयपुर फूड के आविष्कारक कौन थे? तो ये जयपुर के ही मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रमोद कर्ण सेठी। इनके नेतृत्व में ही ये डॉक्टरों की टीम ने जयपुर फूड की खोज की थी, और जयपुर फूड विकलांगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस प्रकार वहाँ पर मोदी पहुँचे। वहाँ पर 3 देश, पलाऊ गणराज्य ने उन्हें एवेकल अवार्ड दिया, और 2 देश अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ने, और कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगाहू, ये पापुआ न्यू गिनी ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी गए। सिडनी में वहाँ पर भारतीय समुदाय को संबोधित किया, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध के द्विपक्षीय बात की, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया, वहाँ के सीईओ से मिले, और भारत ऑस्ट्रेलिया आज के डेट में बहुत नज़दीक आए हुए हैं। 2+2 वार्ता होता है, रणनीतिक साझेदार बना हुआ है, और 20 दिसंबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। अभी दोनों के बीच जो व्यापार है वो $25 अरब का है, जो आने वाले समय में 2030 तक इसको $50 अरब पहुंचाने का है। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां व्यापारिक पार्टनर है, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां व्यापारिक पार्टनर है। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एंथनी एल्बनीज़ ने इन्हें बॉस तक कहा, और वहाँ हिरोशिमा में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें क्या कहा? आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये भारत की विदेश नीति का उपलब्धि है। भारत की धमक पूरे विश्व में दिखाई दे रही है, यानी भारत भी बदल रहा है, विश्व भी बदल रहा है। भारत उसी के अनुसार अपनी नीति या स्पष्ट करते जाता है। उसी प्रकार अब अगर हिरोशिमा का ऐतिहासिक, तो आप जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को एटम बम लिटिल बॉय गिराया गया था, और 9 अगस्त को नागासाकी पर यह विश्व का पहला एटम बम और अंतिम एटम बम था जो गिराया गया। अब यहाँ पर एक सवाल है कि महात्मा गांधी के मूर्ति का अनावरण किए थे हिरोशिमा शांति स्मारक के पास। तो हिरोशिमा शांति स्मारक के पास एक एटॉमिक बम डोम परमाणु गुंबद है, जहाँ पर एटम बम गिरा था, ऊपर फटा था, उसके नीचे एक ऐसी इमारत थी जो सब चीज़ को सह के बच गया था। उसको नाम दिया गया एटॉमिक बम डोम, परमाणु बम गुंबद, और उसी के आसपास चारों तरफ एक हिरोशिमा शांति स्मारक बनाया गया। और चूँकि ये बम डोम ये जो है 1996 में विश्व धरोहर घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा, और उसी के चारों तरफ हिरोशिमा शांति स्मारक बना, और वहीं पर हर देश के नेता जाते हैं तो हिरोशिमा शांति स्मारक पर जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन होगा
कि वहाँ पर जो बाइडेन भी गए थे। तो क्वेश्चन हो गया कि शांति स्मारक, हिरोशिमा शांति स्मारक पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बराक ओबामा थे। बराक ओबामा पहली बार गए, खेद नहीं व्यक्त किए चूंकि अमेरिका ही गिराया था हैरी ट्रूमैन के आदेश पर। चूंकि रूजवेल्ट अप्रैल में मर चुके थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में रूजवेल्ट ही थे, एफडी रूजवेल्ट, लेकिन अप्रैल 1945 में एफडी रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर हैरी ट्रूमैन बने और ट्रूमैन ने ही ऑर्डर दिया था हिरोशिमा पर बम गिराने का। तो इस तरीके से वहाँ पर गांधी शांति स्मारक बना है जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार जो जाने वाले थे बराक ओबामा थे। जो बाइडेन है अभी गए, खेद नहीं व्यक्त किए, कहा कि जो भी निर्णय लिया जाता है, बराक ओबामा ने कहा था कि जो भी निर्णय लिया जाता है तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है। तो इस तरीके से हिरोशिमा का ऐतिहासिक महत्व भी है। उसी प्रकार आज के डेट में सेंगोल, अब सेंगोल का चर्चा जो हो रहा है और उसी में नई संसद पुरानी संसद उद्घाटन, बहुत सारा विवाद आजकल चल रहा है। तब एक सवाल उत्पन्न होता है कि सेंगोल क्यों चर्चा में है? चूँकि जो नई संसद बनी है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 28 मई को करने वाले हैं, उसको लेकर के विवाद है कि राष्ट्रपति करें कि प्रधानमंत्री करें, करना चाहिए लेकिन प्रधानमंत्री को करना है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। तो इस संसद का जो नया संसद है उसका उद्घाटन शिलान्यास जो किए थे 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वो बनकर अब तैयार है। 28 मई को उद्घाटन होना है। तो 28 मई को उद्घाटन होना है, नया संसद बना है। इसकी बात सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार में उठी थी कि नया संसद बनना चाहिए। फिर मीरा कुमार जब थी वो भी कही कि नया संसद बनना चाहिए। जयराम रमेश ने भी कहा था कि नया संसद बनना चाहिए। मोदी सरकार ने इस पर पहल की। अब उसका विरोध रहा कि इसका भी याचिका गया था सुप्रीम कोर्ट में कि नया संसद की क्या ज़रूरत है, लेकिन संसद बन गया। 888 दो लोकसभा राज्यसभा, इसमें केंद्रीय कक्ष नहीं है, केंद्रीय सभागार नहीं है। तो 888 सांसद, पहले के 543 थे लोकसभा में, अब बनेंगे, जो बैठेंगे, क्षमता बनाया गया है। और ये 300 का बनाया गया है राज्यसभा को, जिसमें पहले 250 का कंसेप्ट था। अब ज्वाइंट सेशन कहाँ होगा? पहले तो केंद्रीय सभागार या केंद्रीय कक्ष में होता था, लेकिन अब ज्वाइंट सेशन जो होगा लोकसभा में होगा। तो ये जो संसद है, बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं और इस संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास सेंगोल रखा जाएगा 28 मई को। अब सेंगोल का ऐतिहासिक क्या है? अब करंट कैसे हिस्ट्री होता है, पॉलिटी में घुसा हुआ है। तो इसका कारण है कि सेंगोल एक तमिल संस्कृति है, तेलुगु भाषा का शब्द तमिल संस्कृति है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संपदा से परिपूर्ण या नीति परायणता या स्वच्छ शासन का प्रतीक। तो जो चोल साम्राज्य था 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत में, तो वे क्या करते थे कि राजा अपने उत्तराधिकारी, जब सत्ता हस्तांतरण होता था तो उसके प्रतीक के रूप में राजदंड दिया जाता था। और ये राजदंड दिया जाता था, ये परंपरा थी सत्ता हस्तांतरण का। तो जब भारत की आज़ादी का सत्ता हस्तांतरण हो रहा था 14 अगस्त 1947 को, ये तय था पहले से। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय थे। तो आज़ादी के बाद ये प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को सलाह दी कि अंग्रेजों से सत्ता परिवर्तन का आप प्रतीक के रूप में क्या रखिएगा। तब नेहरू ने अपनी बात किया सी राजगोपालाचारी से। सी राजगोपालाचारी ने राय दिया कि सेंगोल को रखिए, क्योंकि ये चोल सभ्यता में, चोल संस्कृति में ये राजाओं के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता था। तो
अभी आज़ादी के सत्ता अंग्रेज़ों से आज़ादी के सत्ता हटाने का एक प्रतीक के रूप में रखी है। और इस प्रकार वहाँ के तो उनको कार्यभार सौंपा नेहरू ने किन को, तो श्री राजगोपालाचारी को। श्री राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु प्रांत मद्रास प्रांत के एक थे, मद्रास के जौहरी बमुडी बंगारू चेटी जौहरी थे। वे इस राजदंड को बनाए, सेंगोल को बनाए। और इस सेंगोल के ऊपर एक शिव का, चूँकि शैव मठ था, जिस शैव मठ से ये सब पुरोहित करते थे, तो शैव मठ था, इसीलिए ऊपर नंदी का चित्र है, मूर्ति है। और वह आया, पुरोहितों ने लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त की रात्रि को सत्ता हटाने से कुछ मिनट पहले आज़ादी के सत्ता हटाने के प्रतीक के रूप में नेहरू को ये दिया। बाद में नेहरू का ये धरोहर बन गया पर्सनल, और ये बाद में इलाहाबाद अब प्रयागराज आनंद भवन में रख दिया गया, जहाँ नेहरू की सब विरासत है। तो आनंद भवन अब आप जानते हैं कि ये भारत सरकार ने संग्रहालय घोषित किया, इसीलिए अखबारों में आया है कि ये प्रयागराज के संग्रहालय में है। तो कौन संग्रहालय में है? तो मोतीलाल नेहरू ने जिसे बनाया था 19वीं शताब्दी में, उसी आनंद भवन में ये सेंगोल रखा गया था कि नेहरू, और उसके नीचे लिखा गया था कि नेहरू को उपहार में मिली एक छड़ी। बाद में जब तमिलनाडु की यात्रा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता चला कि एक सेंगोल था, आज़ादी के प्रतीक था सत्ता हस्तांतरण का, तब इसकी पता लगाने को कहा, तो पता चला कि यह रखा हुआ है आनंद भवन में। और तब जब संसद भवन बना नया, और तब उसमें जो प्रतीक के रूप में रखने की बात आई, तो कहा कि ये सेंगोल एक ऐतिहासिक धरोहर है, सत्ता का प्रतीक है। 75 वर्ष पूरा हो रहा है, इसीलिए अमृत काल का प्रतीक क्या होना चाहिए? तो भारत की आज़ादी के अमृत काल का प्रतीक होना चाहिए ये सेंगोल, जो लोकसभा अध्यक्ष के समीप रहेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के समीप रहेगा, और इस प्रकार सेंगोल उस दिन रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये हुआ। अब एक बात की पुरानी संसद, तब पुरानी संसद 1921 से 1927 तक के बीच में बना। 1927 में लॉर्ड इरविन ने जब उद्घाटन किया था, तो उस समय के कांग्रेस पार्टी भी और स्वराज पार्टी CR दास मोतीलाल नेहरू वाली, वो भी उसमें शिरकत की थी, भाग ली थी समारोह में। अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि संसद का जो पुरानी संसद है, उसमें सबसे पहले जो चित्र का जो अनावरण हुआ था वो किसका था? अगर विकल्प में रहेगा दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, तो यहाँ पर बीपीएससी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि बीपीएससी का कहना है कि हम कंफ्यूज करेंगे। तो याद रखिएगा कि 28 अगस्त 1947 को संसद के केंद्रीय कक्ष में पहला चित्र महात्मा गांधी का अनावरण राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1953 में जीवी मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष ने किया था। दादा भाई नौरोजी का, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का, और 1956 में बाल गंगाधर तिलक का चित्र का अनावरण जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो बहुत पहली बार ऐसा नहीं है, इस पर विवाद में नहीं जाएंगे कि कितना राष्ट्रपति किए, बहुत सारा चीज़ को राष्ट्रपति नहीं किए हैं, प्रधानमंत्री ही किए हैं। तो ये अनावश्यक विवाद है, उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ चीज़ों के सामने आपको रखा है, आशा है कि आपके लिए उपयोगी होगी। इसी के साथ आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।